गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन सर्कल पर। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टडी करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर का नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स इसमें यूज किए गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान चैप्टर है और हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन काफी इजी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर शुरू करने से पहले ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप सभी के लिए। भारत एजुकेशन सर्कल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से IIT जेईई, नीट, 11-12 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाता है। हम लोग इस साल लेकर के आए हैं आप सभी बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट BEC-ST, भारत एजुकेशन सर्कल स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने पर सभी बच्चों को 90% तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि ट्यूशन फी पर वैलिड होगा। तो बिना देर किए हुए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कांटेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सभी बच्चे एक नोटबुक, पेन लेकर बैठेंगे ताकि लेक्चर को देखते हुए उसी वक्त इसे नोट कर सके। नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे कॉन्सेप्ट बनता है। और फिर बहुत सारी बातें याद भी नहीं रहती है, इसके लिए उसे नोट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स है क्या। केमिकल काइनेटिक्स is the branch of physical chemistry is the branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction, the mechanism by which reaction proceed and the factor affecting rate of reaction। ये इस डेफिनेशन में बहुत कुछ कह दिया गया इस चैप्टर के बारे में कि आखिर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी स्टडी करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे, साथ साथ और किसकी स्टडी करेंगे? मैकेनिज्म की। और किसकी स्टडी करेंगे? मैकेनिज्म्स की। और साथ साथ स्टडी करेंगे कुछ फैक्टर्स की, जो
रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, चेंज करता है। तो इस इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी किया जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे कोई भी रिएक्शन कितना स्पीड चल रहा है, क्या वो स्लो है, क्या ये फास्ट है, क्या ये मॉडरेट रिएक्शन है, इस तरह की बातें होंगी। साथ साथ मैकेनिज्म्स की भी बात की जाएगी कि आखिर रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रहा है। क्या यह रिएक्शन सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, या फिर यह रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। साथ साथ इसी चैप्टर में हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि रिएक्शन का रेट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो इस छोटे से डेफिनेशन में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा कि केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करता है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, साथ साथ मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड एंड द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट दैट मीन्स हम लोग यहां पर रेट को कंसीडर कर सकते हैं स्पीड। रेट को क्या कंसीडर कर सकते हैं? स्पीड। दैट इज रिएक्शन की स्पीड। टॉपिक क्या है? रिएक्शन की स्पीड। रेट ऑफ रिएक्शन is defined as the change in concentration or pressure. That is, rate of reaction is defined as the change in concentration or pressure of reactant or product per unit time. रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अगर मैथमेटिकली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन चेंज। हम लोग रेट को आर से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। रेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से। दैट इज रेट इक्वल टू C means concentration और delta means change. That is change in concentration by change in time. और साथ में हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे प्लस और माइनस। चलिए बच्चों देखते हैं इस यहां पर लिखने वाले सारे टर्म्स का आखिर मीनिंग क्या है। डेल्टा सी that is change in concentration. Delta C that means change in concentration in a small interval delta T. Delta C क्या है? Change in concentration. That means concentration के अंदर change. Concentration के अंदर change. And the positive sign here, the positive sign indicates only for product concentration. Positive sign refer only
product concentration and the negative sign refer to reactant concentration only. सपोज कीजिए कि कोई एक रिएक्शन चल रहा हो R2P, दैट मीन्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. कहां चल रहा? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज इन कंसंट्रेशन. अगर रिएक्टेंट के अंदर हम लोग कंसंट्रेशन का चेंज देखते हैं तो लिख सकते हैं R2 माइनस R1. R2 दैट मीन्स concentration at T2 और R1 that means concentration of reactant at T1. चलिए हम लोग इसे आगे की तरफ देखते हैं. ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में. ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में. चलिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस है. तो बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने टाइम को रखा है और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने कंसंट्रेशन को रखा है. जब हम लोग कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, सपोज R2P रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो गया कहां पर? प्रोडक्ट में. रिएक्टेंट से कन्वर्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट में. तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है. टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और टाइम के साथ ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. सपोज कीजिए कि कोई एक रिएक्शन चल रहा हो, तो जैसे जैसे टाइम खत्म होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा. तो इसलिए यहां ग्राफ में दिखाया गया कि जब हम कोई रिएक्शन स्टार्ट कर रहे होंगे उस वक्त रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट होगा और टाइम के साथ जैसे ही टाइम बढ़ रहा था रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हुआ? थ्रू आउट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया. और जब हम रिएक्शन शुरू किए थे उस वक्त हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं था. प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या था? 0 था. और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ना स्टार्ट हो गया. तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वेरिएशन, कंसंट्रेशन के अंदर चेंज. कि अगर टाइम बढ़ रहा हो, टाइम पास हो रहा हो, तो उस वक्त रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता हुआ दिखता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. तो इसलिए प्रीवियस स्लाइड के अंदर दिखाया गया था कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. और जब हम लोग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो इसे पॉजिटिव लिखेंगे और जब हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे. चलिए इसे हम लोग आखिर देखते हैं कि आखिर क्यों ऐसी बात की गई. सपोज कीजिए कि कोई रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है. प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है. तो स्टार्टिंग में
सपोज कीजिए कि ये इसका कंसंट्रेशन 10 है, कंसंट्रेशन कितना है 10 है, तो स्टार्टिंग में ये प्रोडक्ट कितना होगा 0, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट तो था ही नहीं। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ रिएक्टेंट अपना कंसंट्रेशन घटा करके क्या कर लिया, सपोज कीजिए 5 कर लिया। अब प्रोडक्ट ने अपना बढ़ा लिया, प्रोडक्ट को समझिए 0 से क्या हो गया 5। तो जब हम लोग चेंज लिखते हैं तो चेंज लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारे पास कितना है 5 माइनस 10, 5 माइनस 10, और यहां पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा हुआ चेंज, ये चेंज है। तो रेट अगर हम लोग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और यदि प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तब भी लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज लिया जाएगा, और रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन लिया जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि अगर कोई गैसियस रिएक्शन हो, जैसे इस तरह से लिखा जाए ए गैस कन्वर्टेड इनटू बी गैस। अगर हमें पता चल जाए कि रिएक्शन गैसियस स्टेट में है, रिएक्शन गैसियस स्टेट में है, तो उस वक्त हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम गैसियस के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, गैसियस के लिए वैलिड कैसे हो जाएगा, गैसियस के लिए वैलिड हो जाएगा रेट इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, अगर कोई गैसियस रिएक्शन हो तो हम कैसे लिखेंगे, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और अगर कोई रिएक्शन हो जिसका कंसंट्रेशन गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ओके, R इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा P बाय डेल्टा T, यूनिट ऑफ रेट। इस वक्त हम लोग गैसियस रिएक्शन के लिए रेट का यूनिट क्या लिखेंगे, तो ऊपर में हमारे पास क्या है प्रेशर, और नीचे क्या है टाइम, दैट मीन्स प्रेशर पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या हो जाएगा प्रेशर पर यूनिट टाइम, प्रेशर पर यूनिट टाइम, प्रेशर पर यूनिट टाइम। और प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं एटीएम, और टाइम को लिख सकते हैं सेकेंड। तो इस तरह से एक और यूनिट हम लोग लिख सकते हैं क्या, एटीएम पर सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड, क्या लिख सकते हैं एटीएम पर सेकेंड, एटीएम पर मिनट, एटीएम पर आवर। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर यूनिट प्रेशर का यूनिट अगर बार ले लेते हैं तो बार पर सेकेंड, बार पर आवर, बार पर मिनट, इस तरह की बातें भी हो सकती है। एंड R equal to R equal to that means rate equal to 1 by RT into प्लस माइनस डेल्टा P by डेल्टा T, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और रेट इज इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल नहीं मोलारिटी पर लीटर, दैट मीन्स कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। जैसे यहां पर हम लोगों ने लिखा कि डेल्टा C बाई डेल्टा T, ये कंसंट्रेशन का यूनिट हो जाता है क्या मोलैरिटी। कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी।
और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। इसलिए हम लोगों ने यहां पर लिखा मोलैरिटी पर यूनिट टाइम, मोलैरिटी पर यूनिट टाइम। चलिए बच्चों हम लोग आगे स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज कीजिए कि कोई एक रिएक्शन हो, ए से बी की तरफ जा रहा हो। यहां पर ए क्या है? रिएक्टेंट। ए क्या है? रिएक्टेंट। और बी क्या है? प्रोडक्ट। सपोज कीजिए कि कोई एक रिएक्शन हो जो ए से बी की तरफ चलता हो। ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें? बी में। तो हम लोग एवरेज रेट को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं? एवरेज रेट को। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन that is measurable period and time। measurable period और time। तो एवरेज रेट को हम लोग क्या लिखेंगे? R। और एवरेज रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नीचे लिख देते हैं AVG, या फिर कहीं कहीं पर पूरा एवरेज लिख दिया जाता है, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, R के ऊपर एक बार लगाते हैं। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ए से कन्वर्ट हो रहा है बी। सपोज कीजिए कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A1 था। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन A1 और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? A2। तो हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन लिखेंगे A2 माइनस A1। ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन। और बच्चों इस चैप्टर में एक बात पहले से फिक्स होती है कि अगर कहीं भी इस तरह से लिख दिया जाए ए स्क्वायर ब्रैकेट, ए स्क्वायर ब्रैकेट, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन। मीनिंग क्या है इस स्क्वायर ब्रैकेट का? कंसंट्रेशन। तो अगर इस तरह से लिख दिया जाए स्क्वायर ब्रैकेट A2, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 2। कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 2। और इस तरह से यदि लिख दिया जाए तो इसे पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T1। टाइम T1 दैट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। तो एवरेज रेट अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे concentration of reactant at time 2 minus concentration of A at T1। concentration of A at reactant at T2 and concentration of reactant at T1 दोनों का डिफरेंस लिया गया डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। इसी को हम लोग लिखेंगे डेल्टा A बाय डेल्टा T, और सामने क्या लगाएंगे? माइनस साइन। सामने क्या लगाएंगे? माइनस साइन। सॉरी। अब देखिए यहां माइनस साइन क्यों लगाया गया? यहां माइनस साइन क्यों लगाया गया? जैसे एक रिएक्शन लिखा जाए ए से बी। रिएक्शन क्या है? ए से बी। और इसका सपोज कीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 10 और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? 5। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा? 5 माइनस 10। 5 माइनस 10 क्या हो जाएगा? -5। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि चेंज कैसा है? नेगेटिव है। चेंज कैसा है? नेगेटिव है। तो अगर हम लोग रेट को डिफाइन करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? जैसे अभी टाइम है 0 और कुछ देर बाद मान लीजिए कि 5 मिनट, तो चेंज क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0। 5 माइनस 0 को क्या लिखेंगे? 5। मतलब टाइम हमेरा क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा?
नेगेटिव। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा रेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, रेट कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए इस नेगेटिव को बचाने के लिए हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। दैट मीन्स ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एवरेज रेट दैट मीन्स माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। यहां पर ए के बारे में लिख दिया गया है, A1 और A2 क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। A1 और A2 क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1 एंड T2। चलिए, अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन के रेट को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जिसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस दैट मीन्स ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर होता है। एक जिस समय टाइम जो है ड्यूरेशन एकदम छोटा हो, काफी छोटा हो, तो इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आर दैट मीन्स रेट, और नीचे में लिख देंगे इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 माइनस डेल्टा ए कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी। इस तरह से लिखेंगे, या फिर इसी को लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0 पॉजिटिव साइन के साथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसे ही लिखा गया रेट इंस्टेंटेनियस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। इस तरह से अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो हम लोग इसे स्मॉल डी से चेंज दिखाएंगे, और अगर चेंज दिखाना हो मेजरेबल वाला दैट मीन्स एवरेज रेट, तो हम लोग इसे डेल्टा से दिखाएंगे। ओके, अगर हम लोग इसे एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो इस तरह की ग्राफ हो जाएगी। रिएक्टेंट का ये चेंज रहा, और जिस पॉइंट पर हमें, जैसे इस पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ले लिए और इस पर क्या हो गया, टाइम लिया गया, तो जिस पॉइंट पर हमें चाहिए उस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उस पॉइंट पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे कि दिखाया गया। हमें इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, तो इसी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो हमें यहां से दिख जाएगा कि डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। इसलिए इस जगह पर जो एक्स एक्सिस को कट करेगा, यहां पर एक एंगल बनाया गया जिसे हम लोगों ने नाम दिया थीटा। द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी टाइम टी इन ए प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को किससे डिफाइन करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट से। स्लोप ऑफ टेंजेंट से किसमें, तो कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ में। कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ में, कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ से जो हमें स्लोप मिलता है, उसी स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं,
इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। जो स्लोप हम लोगों को मिल जाता है किसमें, कंसंट्रेशन और टाइम में, वही क्या कहलाता है, उसे ही हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा, और साथ साथ इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने रेट को डिफाइन करने का तरीका ढूंढा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें आप अपना ख्याल, वीडियो लेक्चर को पूरी तरह से फॉलो करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।